आज हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है एंजाइम में इसको पढ़ेंगे। तो देखो, एंजाइम के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने कल आपको बताई थी कि एक्टिव साइट क्या होता है, प्लस एंजाइम जो है वो एक्ट कैसे करता है, कैसे वो इस तरह से स्पीड बढ़ा देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो ये मालूम पड़ा हमको कि एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए, उसको वो कम कर देता है। अब आज हम लोग बात करेंगे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। तो नॉमेनक्लेचर एंजाइम का कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखो, एंजाइम्स के जो नाम होते हैं, जितने भी एंजाइम हैं उन सभी के नाम वो खत्म होते हैं एक सफिक्स से, यानी कि दे एंड विद अ सफिक्स। किसी भी टर्म के पीछे, जैसे कोई टर्म है उसके पीछे अगर कोई चीज हम ऐड करते हैं तो उसको हम सफिक्स कहते हैं, और अगर उस टर्म के आगे कोई चीज हम ऐड करते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ये बात पहले ध्यान रख लो, समझ लो। तो सफिक्स का मतलब कि उसके पीछे, हम टर्म के पीछे लगाएंगे उसको। तो यहाँ पे सफिक्स कौन सा होता है? एंजाइम्स के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं एज। ठीक है, जैसे कि सुक्रेज है, लाइपेज, प्रोटीनेज, न्यूक्लिएज है ना, पेप्टाइडेज या डिहाइड्रोजिनेज, तो हर जगह एज लगा होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, अगर ओल्ड सिस्टम की हम, ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करें तो वहां पे स्थिति ये थी कि जैसे कुछ नाम हम अगर लेना चाहें एंजाइम्स का ओल्ड सिस्टम के हिसाब से, तो टाइलिन जानते हो ना, सलाइवरी एमाइलेज को कहते हैं। उसके बाद पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टमक में पाया जाता है। फिर ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है बाय द पैंक्रियाज। इसमें कहीं एज नहीं लगा हुआ है। तो ये जो ये नाम है, टाइलिन हो गया, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? These names indicate source rather than action of enzyme। मतलब एंजाइम के काम की जगह ये कहां से ऑब्टेन हो रहा है उस सोर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें पेपेन, तो पेपेन जो है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम पपाया। पपीता जो खाते हैं उसमें पेपेन एंजाइम होता है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह से एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोमिलेन। तो ये ब्रोमिलेन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम पाइनएप्पल। अब ये जो पाइनएप्पल होता है इसकी फैमिली क्या होती है? किस फैमिली का फ्रूट है ये? इसकी फैमिली होती है ब्रोमीलिएसी। तो इसी ब्रोमीलिएसे ले लिया यहाँ पे ब्रोमिलेन। तो ये सोर्स इंडिकेट करता है, एक्शन को नहीं बताता है। ये तो ओल्ड सिस्टम की बात हो गई। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है, यानी कि मॉडर्न सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पे दो कैटेगरीज हैं नॉमेनक्लेचर की। टू कैटेगरीज ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ये दोनों कैटेगरी कौन कौन सी हैं ये हम जान लेते हैं। हाँ, तो इसमें जो पहली कैटेगरी है, यानी कि कैटेगरी 1, और दूसरी है वो है कैटेगरी 2।
तो फर्स्ट कैटेगरी में फिर से दो कंडीशन होती है, यानी कि दो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एंजाइम्स का नाम रखा जाता है। वो दो क्राइटेरिया कौन कौन सा है? जो पहला क्राइटेरिया है वो होता है किस सबस्ट्रेट पे एंजाइम ने काम किया, यानी सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है किस टाइप की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है एंजाइम। तो सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन में पहले हम आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल हमारे पास एंजाइम क्या है? सुक्रेज। तो किस सबस्ट्रेट पे ये एक्ट कर रहा है? सुक्रोज पे, एक्ट्स ऑन सुक्रोज, तो उसके हिसाब से नाम रख दिया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे हैं। लाइपेज, इसका सोर्स क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? लिपिड, है ना। फिर हमारे पास प्रोटीनेज हैं। प्रोटीनेज का जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोटीन हो जाएगा। फिर न्यूक्लियेज हैं, सबस्ट्रेट न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। माल्टेज है, इसका सबस्ट्रेट माल्टोज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सबस्ट्रेट जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से नाम रख दिया। अब दूसरा इसमें जो सब टाइप है, केमिकल रिएक्शन किस तरह की इस्तेमाल हो रही है उसके बेसिस पे नाम रख दिया जाता है। जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? डिहाइड्रोजिनेशन कराएगा। इसी तरह से ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। फिर कार्बोक्सिलेज, ये CO2 एडिशन करेगा, CO ग्रुप। डी कार्बोक्सिलेज, ये क्या करेगा? CO2 ग्रुप को रिमूव करा देगा, डीकार्बोक्सिलेशन करा देगा। तो इस तरह से किस टाइप की केमिकल रिएक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे भी एंजाइम्स के नाम रखे जाते हैं। तो ये हो गई कैटेगरी 1 की बात। अब कैटेगरी 2 में आते हैं हम लोग। तो कैटेगरी 2 में ये हिसाब किताब है कि यहाँ पे ग्रुप नेम्स दिए जाते हैं, यानी कि ग्रुप नेम्स आर गिवन। ग्रुप नेम का मतलब क्या है? कि यहाँ पे सिंगल नेम नहीं होता है, यानी कि एक से ज्यादा नेम्स मिलके एंजाइम का नाम बनाते हैं। तो एक से ज्यादा में क्या क्या चीजें होंगी? तो इसमें होता यह है कि एन एडिशनल नेम corresponding to substrate is also given। मतलब कि एक और नाम दे दिया जाता है एंजाइम को कि वो किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है, इस चीज को स्पेसिफाई करते हुए। जैसे डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे हमने लिखा था, तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में क्या कह देंगे? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये स्पेसिफाई हो गया कि किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है। तो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, ये भी बिल्कुल स्पेसिफाई हो गया कि सबस्ट्रेट क्या है जिस पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, ये भी स्पेसिफाई हो गया कि पॉलीमराइजेशन करेगा किसका? डीएनए का। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सेकंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स के एग्जांपल है जहां पे ग्रुप नेम दिए जाते हैं, सिंगल नेम नहीं रहता, एक से ज्यादा। यहाँ देखिए सबके भाई सक्सीनिक अलग है, डिहाइड्रोजिनेज अलग है, आइसोसाइट्रिक अलग, डिहाइड्रोजिनेज अलग, डीएनए अलग, पॉलीमरेज अलग, लेकिन एक साथ उसको लिखा जाता है तो ग्रुप नेम कहा गया। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को किन क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो देखो पहले क्या था, ओल्ड सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था उसमें
मेनली दो टाइप के क्लासिफिकेशन कर दिए थे एंजाइम के, एक को हाइड्रोलाइजिंग कह दिया था, दूसरे को डेस्मोलाइजिंग कह दिया था, लेकिन अब वो चलन में नहीं है। तो आज की डेट में जो चलन में है हमको उसी को डिस्कस करना है। तो यानी जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी हम बात करेंगे। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय IUB। IUB का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम पढ़ते हैं, तो वो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। यहाँ पे IUB ने क्या किया? एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दे दिया कि एंजाइम्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा। और ये घटना कब हुई? इन 1961, 1961 की बात है। इसके हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू IUB द एंजाइम्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस। 6 क्लास हैं एंजाइम के जिसमें एंजाइम्स की ग्रुपिंग की गई है अकॉर्डिंग टू IUB। अब उन 6 के 6 हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला होता है उस क्लास ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। काफी कुछ चीजें यहाँ पे आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जाएंगी। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो पहली क्लास ऑफ एंजाइम है। तो इसके एंजाइम्स क्या करते हैं? दे टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। साफ हो रहा है इसके नाम से ही, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। मतलब क्या हो गया, या दूसरी भाषा में इसको कहें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, और जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये क्लास ऑफ एंजाइम्स के जो एंजाइम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सिंपली अगर समझना है, कोई सबस्ट्रेट है जो इनिशियली रिड्यूस स्टेट में है और वहीं पे दूसरा सबस्ट्रेट है जो ऑक्सीडाइज स्टेट में है। जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, तो क्या होता है? जो पहला सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो दूसरा सबस्ट्रेट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देता है ये एंजाइम। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। बेसिकली टाइप के हिसाब से हम एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज में कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन कौन से हैं हमारे पास? इसमें जो पहला है उसको हम कहते हैं सिंपली ऑक्सीडेज, जो दूसरा है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज, और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं रिडक्टेज। तो ये 3 टाइप के ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम इस क्लास को बिलोंग करते हैं। अब स्पेसिफिक एग्जांपल्स की हम बात कर लें तो एग्जांपल हमारे पास है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सीनिक या सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी हमने पहले भी इसका नॉमेनक्लेचर में एग्जांपल दिया था, डिहाइड्रोजिनेज। फिर नाइट्रेट रिडक्टेज। देखो तीनों कैटेगरी का, तीनों टाइप का एक एक एग्जांपल हमने दे दिया। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया और नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया। तो इस तरह से ये एंजाइम्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया पहला क्लास ऑफ एंजाइम।
ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब आते हैं हम सेकेंड क्लास ऑफ एंजाइम पे, और वो क्या है? ट्रांसफेरेज। सेकेंड क्लास है हमारा ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई ग्रुप ट्रांसफर करते होंगे वो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे ट्रांसफर अ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं हम। जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास है ग्लूटामेट, पाइरूवेट, ट्रांस एमिनेज। तो ये क्या करेगा? ये ग्लूटामेट का अमीन ग्रुप पाइरूवेट के पास ट्रांसफर कर देगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्लूटामेट, पाइरूवेट, ट्रांस एमिनेज। किस चीज को ट्रांसफर कर रहा है? अमीन ग्रुप को। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई, इसके नाम से क्लियर है। अगर रिएक्शन लिख दें तो रिएक्शन भी हम दूसरी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ग्लूटामिक एसिड एक सबस्ट्रेट, फिर ऑक्सैलो एसेटिक एसिड ये दूसरा सबस्ट्रेट। ये दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर जब ट्रांसफेरेज एक्ट करेगा, ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो हमको प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड। ग्रुप ट्रांसफर होते ही ग्लूटामिक एसिड जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की रिएक्शंस ये एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं। ये हो गया सेकंड ग्रुप। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप या थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम की। तीसरा क्लास है हाइड्रोलेजेस का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है ये हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज ग्रुप के जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करेंगे? ये करेंगे, इनके नाम में ही निहित है, दे कॉज हाइड्रोलिसिस, यानी कि ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस और किस तरह के बॉन्ड्स का? वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स लाइक एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, है ना। इस तरह से वैरायटी ऑफ एटसेट्रा लिख देते हैं। वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स को ये हाइड्रोलाइज करेंगे। और किस तरह के बॉन्ड्स हैं ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से या कंडेंसेशन से बनते हैं, तभी इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो पाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या यहां पे याद रखनी है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी हैं, all the digestive enzymes belong to this class और ग्रुप, यानी कि वो सारे हाइड्रोलेजेस होते हैं। जैसे कि एक आध दो एग्जांपल भी आप देख लें यहाँ पे। एमाइलेज हो गया, क्या करता है? ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है। लैक्टेज हो गया, लैक्टोज की। सुक्रेज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। तो ये हाइड्रोलेज की क्लास को बिलोंग करते हैं। नंबर 4 यानी चौथी क्लास, लाइएजेस। तो लाइएज क्या करते हैं? इनके भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। दे कॉज क्लीवेज, पहला। दूसरा है
रिमूवल ऑफ ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलिसिस। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप को रिमूव तो करेंगे लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, यानी कि वाटर के एब्सेंस में ब्रेकडाउन नहीं होगा, सॉरी वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड। भाई जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे अगर एक बॉन्ड तोड़ दो उसमें से तो कोई नया ग्रुप चाहो तो वो जुड़ जाएगा, तो उसी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ के और वहां नया ग्रुप ऐड कर देते हैं। अगला काम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप, रिमूवल ऑफ ग्रुप प्रोड्यूसिंग अ डबल बॉन्ड। मतलब जब जैसे मान लो कि इस तरह से ये कोई आर ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर H है, इधर H है, इधर H, अच्छा इधर आर ग्रुप जोड़ दे रहे हैं और इधर ऊपर भी H ही कर दे रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो इसने क्या किया, लाइएज एंजाइम ने किया ये कि इस R और H को यहां से निकाल दिया, इस ग्रुप को, यानी कि ग्रुप रिमूव्ड। और जैसे ही ये ग्रुप रिमूव होगा तो क्या होगा, ये जो कार्बन है इनकी वैलेंसी कम हो जाएगी और वैलेंसी कम होते ही एक उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तब। तो इसका मतलब जैसे ग्रुप निकालोगे वैलेंसी एक क्रिएट हो जाएगी, कम नहीं होगी, क्रिएट हो जाएगी और फिर उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के ऊपर जब एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। तो क्या मतलब, डीकार्बोक्सिलेज है तो क्या करेगा ये, उसमें से CO2 निकाल देगा। तो हमको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलेगा हिस्टामीन और CO2। तो इस तरह से इसने CO2 ग्रुप को रिमूव कर दिया। इसी तरह एक और सबस्ट्रेट हमारे पास है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस में ये सब बनते हैं, सब जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा। फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं एल्डोलेज। और जब ये एंजाइम एक्ट करता है तो ये फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स में। किसमें किसमें, पहला तो हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा जो मॉलिक्यूल तैयार होता है वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। ध्यान देना ये 6 कार्बन का होता है और ये दोनों क्या होते हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन का ये भी और 3 कार्बन का ये भी। तो इस तरह से इसने क्या किया कि इसको दो भागों में तोड़ दिया। तो ये कर रहा है, देखिए पहले ये क्लीवेज है ना, क्लीवेज कर दिया इसने। तो ये काम है लाइएज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स का। और ये डबल बॉन्ड कैसे हटाता है या मतलब इधर से उधर शिफ्ट करता है, उसको भी यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। डबल बॉन्ड में करता क्या है, बस समझने वाली बात है, ऊपर हम समझाए हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार और समझ लीजिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से। जैसे मान लीजिए ये 2 कार्बन है,
इसमें एक X ग्रुप है और दूसरा जो Y ग्रुप है वो डबल बॉन्ड की हेल्प से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर कौन सा एंजाइम, किस ग्रुप का एंजाइम एक्ट कर रहा है, लाइएज। तो होगा क्या कि X और Y को ये आपस में जोड़ देगा और ये जो Y का डबल बॉन्ड C से था ये ट्रांसफर हो जाएगा दोनों C के बीच में। तो इस तरह से डबल बॉन्ड की ये शिफ्टिंग कर देता है, एक जगह से हटाया दूसरी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये केवल समझने के लिए हो सकता है इस तरह का रिएक्शन लिख के और ये पूछ दें कि बताइए, और यहाँ से ये लाइएज नाम जो है इसको हटा देंगे। तो फिर पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि बताइए भैया कि कौन से क्लास ऑफ एंजाइम इस तरह की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में एकदम एज इट इज दिया हुआ है। ये हो गया चौथे क्लास की बात। अब बात करते हैं पांचवें क्लास की, नंबर 5, आइसोमेरेज। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये आइसोमेराइजेशन की रिएक्शन करवाता होगा। तो आइसोमेराइजेशन में होता क्या है, रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का। तो आइसोमेरेज कॉज रीअरेंजमेंट of molecular structure, rearrangement of molecular structure to cause, अब दो जगह cause आ जा रहा है तो यहाँ cause की जगह कुछ और लिख देते हैं, cause की जगह इसको effect लिख दे। भाई cause होगा तभी उसका effect आएगा। to effect isomeric changes, तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता है तो उससे आइसोमेरिक चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये आइसोमेरेज जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इसमें जो पहला टाइप है उसको तो सिंपली आइसोमेरेज ही कहते हैं। दूसरा जो टाइप है उसको एपीमेरेज कहते हैं। और जो तीसरा टाइप है उसको कहते हैं म्यूटेज। तो ये 3 टाइप के एंजाइम्स जो है आइसोमेरेज ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे यहीं पे इन तीनों का हम रिएक्शन के हेल्प से एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास है G6P यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसके ऊपर जब आइसोमेरेज एक्ट करता है, आइसोमेरेज जब इस पे एक्ट करता है तो ये इसको बना देता है F6P यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी कि सिर्फ किसी ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह रीअरेंज कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया। इसी तरह से जो दूसरा है वो क्या करता है, G6P को यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर जब वो एक्ट करता है दूसरा यानी म्यूटेज, तो ये मॉलिक्यूल में चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ उस ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे 6ठी पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब यहाँ पहली पोजीशन पे फॉस्फेट आ गया। इसी तरह जो तीसरा है वो क्या करता है, तो यहाँ X का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट। इसके ऊपर एक्ट करता है एपीमेरेज। एक एक एग्जांपल हम सिर्फ दे रहे हैं, एपीमेरेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट आपको मालूम होगा कि जब केल्विन साइकिल चलती है तो वहाँ पे बनता है प्रोडक्ट राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो इस तरह से एपीमेरेज क्या करता है, ये भी ग्रुप में शिफ्टिंग करता है, लेकिन ये शुगर के यानी कि मोनोसेकेराइड के ग्रुप में चेंजेस करता है, जिसकी वजह से ज़ाइल्यूलोज की जगह वो राइबुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल आइसोमेराइजेशन कर रहे हैं ये तीनों के तीनों एंजाइम्स। ये 5वां क्लास हो गया। अब इसके बाद 6ठा क्लास, यही लास्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो नंबर 6 जो है वो है लाइगेज। लाइगेज के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, डीएनए लाइगेज इसका एग्जांपल सुना होगा। इसको सिंथेटेज भी कहते हैं, सिंथेटेज।
तो ये क्या करता है, सिंपल सिंपल से काम, किसी चीज को जोड़ना। डीएनए लाइगेज क्या करता था, डीएनए के दो स्ट्रैंड जो टूटे हुए होते उनको आपस में जोड़ देता था। तो दे कैटेलाइज बॉन्डिंग ऑफ टू molecules with the help of energy as ATP। भाई बिना एनर्जी के ये नहीं बिना एनर्जी इस्तेमाल के ये नहीं जोड़ पाएगा मॉलिक्यूल्स को, तो एटीपी का इस्तेमाल करता है और दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ये जोड़ देता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें, रिएक्शन के साथ ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, पाइरुविक एसिड प्लस CO2 प्लस हमको क्या चाहिए, ATP, अभी हमने बताया, प्लस वाटर। इसके ऊपर, इतने सबस्ट्रेट के ऊपर जब ये एंजाइम एक्ट करता है, कौन सा, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। नाम से क्लियर हो रहा है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, पाइरुवेट में CO2 ग्रुप ऐड कर देगा। तो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जब इस पे ऐड करता है तो हमको मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस ADP और IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। भाई ATP जब टूटेगा तो क्या देगा, ADP देगा और फॉस्फेट दे देगा। और CO2 वाटर जोड़ के, वाटर की प्रेजेंस में CO2 जब पाइरुविक एसिड से जुड़ेगा तो ऑक्जेलिक एसिड बना देगा। तो ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करते हैं लाइगेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। तो ये कंप्लीट हुआ क्लासेस ऑफ एंजाइम। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं अक्सर। सबसे पहले फैक्टर की हम बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं लेकिन ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है और इसका बड़ा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये फैक्टर अक्सर चेंज होता रहता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कंडीशंस में भी। तो टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर जो होता है किसी भी एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और किसी एंजाइम को वर्क करने के लिए बड़े नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया आपने तब भी एंजाइम काम करता रहेगा या बहुत कम कर दिया तब भी नहीं। एक नैरो रेंज होता है उसी में वो एंजाइम काम करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर एक्टिव विद इन अ नैरो रेंज। नैरो तो समझ रहे हो ना, बहुत सी छोटी सी रेंज होती है जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ब्रॉड रेंज होती तो मतलब कि खूब वेरी करे रेंज तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये आता है कि इस नैरो रेंज में भी क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता हो एंजाइम? तो जवाब है हाँ, उसको कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो यानी कि अगर हम छोटी सी हेडिंग देके यहां पे लिख दें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चीज है ताकि आप इसको फोकस कर सकें, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है, इट इज द टेम्परेचर at which an enzyme
shows its highest activity. सबसे ज्यादा एक्टिव जिस टेम्परेचर पे कोई एंजाइम रहेगा उसी को कहा जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। और हमारे केस में 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमंस, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पे सारे, और हमारे में नहीं, जितने वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, सारे मैमल्स इंक्लूड कर लो, बर्ड्स इंक्लूड कर लो, इन सब में यही टेम्परेचर रहता है जिसपे ऑप्टिमम या मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम अपनी शो करता है, हाईएस्ट एक्टिविटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर के से ज़्यादा और कम होने पे दोनों कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी घटती है, रिड्यूस होती है। तो इस चीज को हम समझते हैं एक ग्राफ से। तो टेम्परेचर देखो सीधा नहीं बना, ये इसको ऐसे बनाना पड़ेगा लाइट। चलो ठीक है, काम चलाऊ है। ये जो y एक्सिस है ये किस चीज को डिनोट कर रही है? रिएक्शन वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपली हम कह दें रेट। और ये जो x एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। तो ये रिएक्शन वेलोसिटी को y एक्सिस और टेम्परेचर डिनोट कर रहा है x एक्सिस को। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, शुरू में एक्टिविटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और अपने पीक पे पहुंच जाती है, यानी मैक्सिमम। उसके बाद जब आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू होगी, घटना शुरू होगी। इस तरह का ग्राफ जो है वो मिलता है हमको टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसको x एक्सिस पे हम दिखाना चाहें, x एक्सिस पे ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। और y एक्सिस पे क्या डिनोट कर रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी, या इसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमको हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी मिल रही है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड, यानी इधर राइट साइड पे, जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। यानी यहां पे हम लिखें बियॉन्ड ओटी। ओटी माने ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहां लिख दे रहे हैं छोटा सा ओटी। बियॉन्ड ओटी एंजाइम एक्टिविटी decreases due to denaturation of enzyme। denaturation मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं। denaturation का मतलब हुआ, denaturation का मतलब लॉस ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा एंजाइम का तो उसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी जब एंजाइम को देंगे तो उसके जो बॉन्ड्स हैं उसको भी एनर्जी मिल जाएगी, वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे जो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे थे, तो डीनेचर हो जाएगा एंजाइम, तो फंक्शनल ही नहीं रहेगा, तो एक्टिविटी कहाँ से आएगी? अच्छा, अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिलो,
यानी पहले बात करें लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी एक्टिविटी एंजाइम की क्यों कम हो रही है, देख रहे हो ना यार, जैसे जैसे लेफ्ट बढ़ते जा रहे हैं एक्टिविटी क्या होती जा रही है, घटती चली जा रही है। तो इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि बिलो ओटी ऑप्टिमम टेम्परेचर, बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी also decreases due to inactivation of enzymes. एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो गए, उनको जो टेम्परेचर चाहिए था सफिशिएंट अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए वो टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा है। टेम्परेचर से मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर का मतलब थर्मल एनर्जी। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इसलिए चाहिए होती है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कोलाइड कर सके, उससे इंटरैक्ट कर सके, वहां तक पहुंच सके। लेकिन अगर टेम्परेचर हम इतना कम कर दें कि ना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिले, ना एंजाइम अपनी जगह से हिले, तो जब हिलेंगे नहीं एक दूसरे तो अपनी जगह से, तो एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? तो जब तक हिलेंगे नहीं तब तक मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन होगी नहीं तो रेट कहाँ से आएगा, एक्टिविटी कैसे दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो ये कारण होता है। ध्यान रखना, दोनों ये जो की वर्ड्स हैं वो एकदम याद रखना है। यहाँ पे जो की वर्ड है वो क्या है, डीनेचुरेशन, यानी जब ऑप्टिमम से ज़्यादा हो टेम्परेचर, और जब ऑप्टिमम से कम हो तो कीवर्ड है इनएक्टिवेशन, यही पूछा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो, अब वो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में हर 10 डिग्री के राइज पे जो टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। या अगर 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा। तो ये बात हो गई कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। अब नंबर 2 हम बात करेंगे पीएच। नंबर 2 है पीएच। तो जैसा टेम्परेचर का ग्राफ होता है एकदम वैसा ही ग्राफ जो होता है वो पीएच का भी होता है। तो पीएच वाले का अगर हम ग्राफ, यानी कि जिस तरह से टेम्परेचर वेरी करने से एक्टिविटी घटती बढ़ती है उसी तरह से पीएच वेरी करने से भी। तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, और जो एक्स एक्सिस हो जाएगा वो यहाँ पे पीएच हो जाएगा। एकदम वैसा ही ग्राफ बना दिए, यहाँ पे बढ़ा 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 मैक्सिमम पे पहुंचा और उसके बाद ये घटना शुरू हो गया, नीचे आता चला गया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पीक पॉइंट है इस पे अगर हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच। यानी ये वो पीएच है जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इस समय मैक्सिमम है। वही बात हो गई, सिंपली लिख दे रहे हैं मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। तो अब सवाल ये है कि एंजाइम एक्टिविटी को पीएच कैसे अफेक्ट करता है, यही एक सवाल है। इसका एक लाइन में आप जवाब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसको याद रखिए, समझ में भी आपको आ जाएगा कि a rise or fall in pH reduces enzyme activity by changing the degree of ionization of its side chain। आपको याद होगा हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात जब आपको बता रहे थे
तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर मीडियम बहुत ज़्यादा बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा तो उसमें क्या होगा, H+ आयंस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो जो ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, है ना, कि एमिनो एसिड जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, और जो मीडियम का पीएच होता है उसी पे एमिनो एसिड पे चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा तो H+ बहुत ज़्यादा होंगे, H+ जाके NH2 ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो NH3+ यानी प्लस चार्ज आ जाएगा एमिनो एसिड पे। इसी तरह से बहुत ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम होगा तो H+ बहुत कम होंगे तो COOH का जो H+ है वो भी निकल आएगा मीडियम में और वो COO- यानी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा एमिनो एसिड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मीडियम का पीएच चेंज होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो वो उस मीडियम में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेशली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है, चेंज करता है। और एंजाइम भी एक प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है एंजाइम की भी आयनाइजेशन को अफेक्ट करता होगा, और आयनाइजेशन को अफेक्ट करने की ही वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी अफेक्टेड होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या है, एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए पीएच की ताकि मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी हमको नजर आए। वैसे कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम पीएच पे काम करते हैं। जैसे अगर इस स्टेटमेंट को हम लिख दें ताकि कंफ्यूजन न रहे कि मोस्ट इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स, सेल के अंदर काम करने वाले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम्स हो गए, तो मोस्ट इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स फंक्शन नियर न्यूट्रल पीएच। ठीक है, वाइल एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, सेल के बाहर फंक्शन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में रिक्वायर ड्रास्टिक पीएच। एग्जाम्पल हमारे पास है पेप्सिन। पेप्सिन के लिए जो रिक्वायर्ड पीएच होता है वो क्या होता है, 2, हाईली एसिडिक, मतलब 2 पीएच वाले 2, और वो एसिडिटी कैसे मेंटेन होती है इतना लो पीएच HCl से। 2 पीएच वाले HCl में उंगली डाल दोगे, उंगली पिघल जाएगी। इसी तरह से ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन ये एक्ट करता है लगभग 8.5 pH, हाईली एल्कलाइन। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं जनरली वो एक्सट्रीम पीएच पे काम करते हैं, और जो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच 7 के आसपास इस पे काम करते हैं। तो ये बात हो गई पीएच की। तीसरा फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, नंबर 3, ये होता है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन, देखो एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे एंजाइम ज्यादा डालोगे वैसे से रेट बढ़ेगा, यानी कि रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन। लेकिन क्या ये हमेशा अनंत काल तक चलता रहेगा, डालते चले जाओ और रेट बढ़ता चला जाएगा? नहीं, किसी खास पॉइंट तक ही ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो यानी कि अप टू अ पॉइंट नोन एज लिमिटिंग और सैचुरेशन पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया एंजाइम खूब सारा डाल दो ठीक है, लेकिन वो उतने ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पे तो काम कर पाएंगे एंजाइम मॉलिक्यूल्स जितने अवेलेबल होंगे सबस्ट्रेट्स। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे के सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो है
उनको एंजाइम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसके बाद तुम एंजाइम डालते रहो, जब उसमें सबस्ट्रेट और ज़्यादा है ही नहीं तो मैक्सिमम एक्टिविटी पे पहुंच के उसके बाद तो रुक ही जाएगा। उसको हम लिमिटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ के माध्यम से इसको हम आपको समझाना चाहें तो बड़ा सिंपल सा इसका ग्राफ बनता है। ये टेढ़ा हो गया, लाइक दिस। तो यहाँ पे फिर वही इधर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एंजाइम का कंसंट्रेशन, ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ जो है शुरू में जैसे जैसे आप डाल रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और ये पॉइंट ऐसा आया कि इसके बाद आप एंजाइम तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है एंजाइम, लेकिन वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रही है। इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग इफेक्ट। तो कारण हमने आपको बता दिया, जब सबस्ट्रेट ही नहीं रहेंगे तो एंजाइम डालने से फायदा क्या, डालते रहो। तो ये है एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट। दूसरा क्या, चौथा हो जाएगा, फोर्थ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या होगा, तो भाई देखो, अगर प्रोडक्ट बनता चला जा रहा है तो याद होगा कल भी ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, ए इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू बी, तो ये सबस्ट्रेट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अगर प्रोडक्ट बनता चला जा रहा है, बनता जा रहा है और इसको यहां से आप हटा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब ये हो सकता है रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर दे, अगर ये पॉसिबल है तो, यानी कि अगर प्रोडक्ट का सबस्ट्रेट में कन्वर्जन पॉसिबल है तो। और उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो लिमिटिंग हो जाएगा। अब अगर रिएक्शन आगे आपको बढ़ानी है तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। अब देखिए, अगर यहां से प्रोडक्ट हटाया नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है नया प्रोडक्ट फिर फॉर्म होने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एंजाइम को एक्टिव रखने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि अगर एक लाइन में हम सिंपली ये लिख दें कि इसी जो हमने अभी रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाया, इफ द प्रोडक्ट is not removed, the rate of forward reaction, the rate of forward reaction will decrease, घटेगी। और ये भी कंडीशन हो सकती है कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी कि रिवर्स रिएक्शन में ऑल्सो स्टार्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि जो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये बात हो गई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की। ठीक है, अब इसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और हमको लग रहा है उसके लिए आपको दिमाग भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू